वेलकम टू जसबीर ओबीज चैनल। आप सभी बच्चे नई कक्षा में आ गए हैं और आज हम आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत की पहली कविता ध्वनि पढ़ेंगे। तो ध्वनि का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। और ये कविता किसकी आवाज़ है, किसका स्वर है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी के मन की आवाज़ है, मन की प्रेरणा है, जिसके माध्यम से उन्होंने इस सुंदर कविता की रचना की है। निराला जी छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों की विशेषता रही है कि वे प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें समझाने की, दर्शाने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ भी निराला जी ने प्रकृति का चित्रण बहुत सुंदरता से किया है, लेकिन साथ ही साथ एक गूढ़ अर्थ, एक बड़े अर्थ को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। अब बात कर लेते हैं वसंत ऋतु की, क्योंकि कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु की चर्चा की है। हम सब जानते हैं कि वसंत को ऋतुराज माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है और चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नई नई कोपलें हमें नज़र आती हैं। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता पर होती है। और वसंत से पूर्व एक पतझड़ का मौसम होता है, जिस समय सब पत्ते वृक्षों से उतर जाते हैं। इसी प्रकार निराला जी के अगर हम जीवन को देखें तो उनका जीवन भी काफ़ी कष्टकारी रहा। उन्होंने अपने जीवन में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की मृत्यु को भी देखा और इसी दुखित हृदय से उन्होंने शोक गीत सरोज स्मृति भी लिखा। तो यहाँ कवि प्रकृति के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने की चेष्टा करता है कि जीवन में दुखों के कारण हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नई स्फूर्ति, एक नए उत्साह से अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से क्या कह रहे हैं कि उनके मन में अभी भी जोश है, उत्साह है। जब तक कि वो अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते, तब तक वो हार नहीं मानेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अपने जीवन में पहले वो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उस लक्ष्य को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वो हार नहीं मानेंगे जीवन में। आगे कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब यहाँ वसंत ऋतु की चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पौधों पर कलियां आ जाती हैं, उनका जो शरीर है वो अत्यंत कोमल है। गात का अर्थ होता है शरीर। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। पात अर्थात पत्ते, हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ, इन सब की बात करते हैं जिनका शरीर अत्यंत कोमल है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कलियाँ मानो सो रही हैं अब तक। तो उन कलियों को जगाने के लिए वो क्या करेंगे? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। ये कहते हैं कि मैं अपना मृदुल हाथ, यानी उनका जो स्वप्न है, स्वप्न रूपी जो हाथ है, वे कहते हैं वो उन
निद्रित उन सोई हुई कलियों पर वो फेरेंगे। एक सुबह वो उन्हें जगाएंगे, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, एक सुबह वो उन्हें जगाएंगे, उन सोई हुई कलियों को बड़े प्यार से जगाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूर्य के आ जाने पर सभी पेड़ पौधों में और कलियों में जान आ जाती है, नई स्फूर्ति आ जाती है, नया उत्साह आ जाता है और अपने दिन की शुरुआत करते हैं लोग, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह उल्लास भरना चाहते हैं। और इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हारे हुए लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात इस कविता की इन पंक्तियों में वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से वसंत जो है एक उम्मीद, वसंत एक उम्मीद बनकर हमारे जीवन में आता है और सोए अलसाए हुए जो फूल हैं उनको उन्होंने उदास व्यक्तियों के रूप में लिया है। सोए अलसाए हुए जो फूल हैं उनको उदास और निराश लोगों के रूप में लिया है, उनको निराशा से बाहर खींचना चाहते हैं। तो यहाँ पर पुष्प जो हैं वो क्या हैं, हमारे देश के युवा लोग हैं जो कि ऐसा लगता है कि जैसे वो नींद में हैं, वो जागे हुए नहीं हैं, वो निराशा से भरे हुए हैं। और कवि क्या करना चाहते हैं, उन युवाओं के को नया जीवन दान देना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं हर युवा से, हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी उन्होंने जो अपने जीवन की जो उत्साह है, जो उल्लास है, उससे वो उनमें नए जीवन का अमृत भर देना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहते हैं कि वे सोए हुए फूलों यानी जो निराश लोग हैं उनको जीवन जीने की कला सिखा देंगे। अब यहाँ पर जीवन जीने की कला क्या है, यानी वे युवा लोग जो निराश हैं, जो बिल्कुल हार कर अपने जीवन से बैठ चुके हैं, वे उनमें एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी, एक नए उल्लास का संचार करना चाहते हैं ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है अपने जीवन में। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का एक अलग लक्ष्य है। इसी प्रकार कवि का क्या लक्ष्य है, कवि का लक्ष्य है कि वो अपने जीवन के माध्यम से जो हमारे देश के युवा लोग हैं उनको प्रेरित करना चाहता है, उनके जीवन को संवारना चाहता है ताकि उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सकें जैसे उस कवि के जीवन में वसंत के आने से आई हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि मैं उन्हें जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, मैं उन्हें अनंत जो लक्ष्य है उसकी तरफ प्रेरित कर दूंगा, फिर वो कभी भी उदास नहीं होंगे और वे अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का ये मानना है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी, अगर हमारा जो यूथ है वो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और जब व्यक्ति अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इस आनंद का कभी भी अंत नहीं होता। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हारे लोगों और देश की युवा पीढ़ी को सही रास्ता नहीं दिखा देते, तब तक उनका जो अंत है वो नहीं हो सकता। इसलिए कवि भी अपने अनंत लक्ष्य को पाना चाहते हैं और युवाओं को भी उनके अनंत लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।
तो बच्चों, आशा है आप सभी को ये कविता अच्छी तरह से समझ आई होगी। और पार्ट जो हैं उनके वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।